देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन, ये होमवर्क दिया था मैंने 7, 8 और 12, तो फटाफट एक बार ये करवा देते हैं, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट का, उसके बाद नेक्स्ट जो केस है वो वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब एक ड्राइंग्स और पार्टनरशिप वाला वैसे भी मैंने पार्टनरशिप में करवाया हुआ है, सेम ही कंसेप्ट है, बट उसे एवरेज ड्यू डेट से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो इलास्ट्रेशन 7, ये देखो इलास्ट्रेशन 7 क्या बोला है, मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट मिस्टर खान। तो मिस्टर खान जो है उनके मतलब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल किसका है, ये मिस्टर कपूर का है। मतलब मिस्टर कपूर का कितना रिसीवेबल है मार्केट में और कितना पेबल है, और एक ही पर्सन के साथ बोल रहा है, मिस्टर खान के साथ, ठीक है। हमें यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन डेट दे दिए, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल है, मतलब 3 दिन ग्रेस ऐड होगा 10 ईयर के हिसाब से, ठीक है। गेजेटेड हॉलीडेज इन द इंटरवेनिंग पीरियड, तो देखो गेजेटेड हॉलीडेज ये सब है, 15 अगस्त है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे होता है, 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे है ये, लेकिन मतलब प्री डिसाइडेड नहीं है। और 10 सितंबर संडे, संडे भी प्री डिसाइडेड ही होता है, मतलब वो तो पता ही चल जाता है ना कि संडे कब है। तो इस हिसाब से हम लोग को अपना जो ड्यू डेट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज ड्यू डेट, ऐसा एक डेट जिस डेट पे पे करने से ना तो मिस्टर कपूर का लॉस है ना तो मिस्टर खान का गेन है, या फिर रिवर्सली जो भी बोलो, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 7 देखो, हम डायरेक्ट ड्यू डेट लिख लेते हैं। ड्यू डेट, और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल का बना लेते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट, और नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट। अच्छा, ड्यू डेट क्या क्या आएगा देखो, 1/5 से 3 मंथ्स बाद, तो 3 मंथ्स मतलब 5 में 3 ऐड कर लो, 8 हो जाएगा, मंथ हो जाएगा 8, और 1 तारीख में 3 दिन ऐड करने से हो जाएगा 4 अगस्त, है ना। तो ड्यू डेट हो गया 4 अगस्त 2020 पहला, ये बिल्स रिसीवेबल का चल रहा है। फिर ये वाला 19 ऑफ जून 2020, तो आफ्टर 2 मंथ्स आ जाएगा जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ जाएगा, और 19 में 3 डेज ऐड करने से हो जाता है 19, 20, 21, 22, 22 मतलब 22 अगस्त हो जाएगा, 22 अगस्त 2020, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सीखा ही था लास्ट दिन कैसे कैलकुलेट करना है। 1 मंथ बाद, तो ये 6 है, 1 मंथ ऐड करने से 7 मतलब जुलाई हो जाएगा, और 25 में 3 दिन ऐड करने से 28 ऑफ जुलाई, ठीक है, 28 ऑफ जुलाई हो जाएगा ये वाला। अच्छा, इसके बाद 7 के बाद 2 मंथ्स, मतलब 7 के साथ 2 मंथ्स ऐड करने से 9 मतलब सितंबर हो जाएगा, और 7 में 3 डेज ऐड करने से 10 सितंबर। बट 10 सितंबर संडे है, यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, तीन जो डेट दिया हुआ था, 10 सितंबर संडे है, तो कौन सा डेट होगा, संडे हम लोगों का नॉन हॉलीडे हो गया, तो फिर उसके प्रीवियस डे वाला यानी 9 सितंबर होना चाहिए, 9 सितंबर 2020 हो जाएगा, ठीक है। और 14 जुलाई है, तो 14 जुलाई में 3 दिन ऐड करने से 17 जुलाई होगा, और ये 2 मंथ्स ऐड करने से 7, 8, 9, 9 का मंथ यानी सितंबर, और ये हो गया 17 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके पहले हम लोगों ने ड्यू डेट कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट है 400, 750, अच्छा, इसके बाद 1000, 1250, 800, 1000, 1250 और 800, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, तो बेस डेट हम लोग कौन सा लेते हैं, अर्लीस्ट ड्यू डेट हम लोग का बेस डेट होता है, इसमें अर्लीस्ट है 4 अगस्त, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं। अच्छा नहीं, हमें दोनों का चेक करना चाहिए, है ना, तो ये भी लिखना पड़ेगा, फिर इसमें देखेंगे, हमें दोनों का चेक करके दो उस हिसाब से अर्लीस्ट ड्यू डेट लेना चाहिए, अलग अलग नहीं, एक ही डेट से करेंगे ना, ये हम लोगों ने लास्ट दिन ये वाला कंसेप्ट में पढ़ा था, एक ही डेट से करना है। तो बिल्स पेबल का भी देख लेते हैं, बिल्स पेबल का क्या क्या है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यू डेट, नंबर, अमाउंट लिख लेते हैं पहले, अमाउंट, नंबर ऑफ
days from base date और प्रोडक्ट। अच्छा, ड्यू डेट क्या क्या आ जाएगा, ये देखो 60 डेज बोला है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 ऑफ ये है फिफ्थ मंथ, मतलब 30, ये मई हो गया, ठीक है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मतलब 31, तो 31 माइनस 11 कर देंगे तो मई में 20 डेज, जून का 30 डेज, ठीक है, जून का 30 डेज 50 हो गया, यानी जुलाई का 10 डेज ऐड करने से 60 होगा, जुलाई 10, लेकिन उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड होगा, मतलब 13th ऑफ जुलाई, क्या कुछ था इसके बारे में, नहीं था, तो 13th ऑफ जुलाई हो जाएगा ड्यू डेट, ठीक है, 13th ऑफ जुलाई। अच्छा, और यहाँ पर अमाउंट है 800, ये भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, 21 ऑफ जून, 30 डेज, ठीक है, तो जून मतलब 30 डेज का होता है, 30 माइनस 21, जून का 9, जुलाई का 31 ऐड करने से 40 हो जाता है, हमें 30 चाहिए तो -10 कर देते हैं, मतलब जुलाई का ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये 21 ऑफ जून है, तो जून का 30 माइनस 21, ये हो गया जून का 9, और 30 करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 21, है ना, 21 ऐड करना पड़ेगा, 21 ऐड करने से ये 30 हो जाएगा, यहाँ गलती से 1 लिख दिया मैंने, ये देखो 30 माइनस 21 जून, और यहाँ पर 21 ऐड करने से 30 हो जाएगा, तो जून के बाद जुलाई, 21 जुलाई, लेकिन उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो 24 जुलाई होगा, जो कि इमरजेंसी हॉलीडे है, तो इमरजेंसी हॉलीडे होने से कौन सा वाला डेट लेना पड़ेगा बोलो, 24 जुलाई तो आ रहा है, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे होने से कौन सा डेट लेंगे, 24 अगर इमरजेंसी हॉलीडे है, ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, बताओ। उसके आगे वाला। हाँ, उस कौन सा होगा, बोलो डेट, बोलो कौन सा होगा। 23 जुलाई। नहीं, उसके आगे वाला नहीं, सडन हॉलीडे है ना, सडन हॉलीडे तो हमें पता नहीं होता, मान लो 24 को पे करना था और पता चला कि आज तो पे कर ही नहीं सकते क्योंकि आज सडन हॉलीडे थे, फिर कौन सा डेट लेना पड़ेगा, उसके आगे वाला कैसे, आगे वाला तभी लेंगे ना जब नॉन हॉलीडे होगा कि हमें पता है, तो आगे तभी होगा ना, हमें अगर 24 को पता चल रहा है, 23 तो हमारे पास आएगा नहीं, तो कौन सा लेना पड़ेगा बोलो, हमें तो 24 को पता चला कि हॉलीडे है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, हमें 24 को पता चल रहा है कि अच्छा आज तो हॉलीडे है, 23 तो चला गया, तो कौन सा डेट होना चाहिए। 25। हाँ, इमरजेंसी होने से ऑलवेज उसके बाद वाला होगा, इसका लॉजिक भी ये हुआ ना, क्योंकि 23 तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग को पता है कि 24 आने वाला है कल और हमें पे करना है, अब दिखा कि 24 कुछ काम नहीं होगा, अचानक हॉलीडे हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 24 को काम नहीं होगा तो 25 को काम होगा, तो 25 ऑफ जुलाई लेना पड़ेगा, और वो नॉन हॉलीडे होता है, हमें पता है पहले से संडे है, तो आगे दिन काम कर लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है, तो ये बिफोर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, चलो अब ये वाला देखो 45 डेज, ये जून है, जून मतलब 30 माइनस 28 करने से हो गया जून का 2 डेज, और 45 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर जून, और जुलाई कितने दिन का होता है, जुलाई होता है 31 का, यहाँ 31 ऐड करो, 33 डेज हो रहा है, जुलाई पूरा ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस करते हैं 45, पता चल जाएगा कितना दिन होता है, 12, ठीक है, 12 डेज होगा, 12 तो अब अगस्त हो जा रहा है, 12 तो अब अगस्त हम लोगों का हो जा रहा है ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड होगा क्योंकि बिल्स है, तो 15 ऑफ अगस्त होगा, 15 ऑफ अगस्त हमें पता है कि हॉलीडे है, हमें पहले से पता है 15 अगस्त को कोई काम नहीं होने वाला, यानी हमें अपना काम पहले दिन कर लेना चाहिए, ठीक है, 14 ऑफ अगस्त, तो 14 ऑफ अगस्त हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1150 वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 10th ऑफ जुलाई 50 डेज बोला है, तो जुलाई मतलब 31 माइनस 10, ठीक है, जुलाई का इतना दिन हो गया, अगस्त का 31 होता है, अगस्त में भी 31 होता है, 52 हो गया, मतलब अगस्त में 2 दिन ज्यादा दे दिया, ठीक है, तो -1 करने से 30, और एक बार -1 करने से यहाँ पर हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है, 29th ऑफ अगस्त आ रहा है, 29th में हमें 3 दिन ऐड करना है, तो 29 में 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे, मतलब 30 अगस्त, 31 और 1 ऑफ सितंबर, 1 ऑफ सितंबर हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा
ड्यू डेट, ठीक है। और अमाउंट हो जाएगा 1800 और उसके बाद वाला अमाउंट है 1250। अच्छा, और ये कितना है 16th ऑफ जुलाई 2020, 55 डेज। अच्छा, तो 55 डेज, जुलाई मतलब हो गया 31 माइनस 16, तो जुलाई में बचा 15, अगस्त का 31, ठीक है, सितंबर का 30 लेंगे तो ये हो जाएगा 76, तो हम लोग माइनस कर लेते, पता चल जाएगा, माइनस 55 कर लेते, तो सितंबर का 9th ऑफ सितंबर लेना चाहिए ड्यू डेट, लेकिन 3 दिन ग्रेस भी ऐड होगा, 9, 10, 11, 12, 12th ऑफ सितंबर इसका मतलब हो जाएगा, 12th ऑफ सितंबर, ठीक है। ये सभी 2020 है। अच्छा, अब इसमें से हमें देखना है अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा होगा, तो चेक करते हैं अर्लीस्ट ड्यू डेट। 4 अगस्त है, जुलाई है 9 मतलब यहाँ जुलाई दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं 2 जुलाई है, 13th ऑफ जुलाई दिख रहा है, तो 13th ऑफ जुलाई, यहाँ पर 28th जुलाई, तो 13th ऑफ जुलाई हम लोग का क्या होना चाहिए, बेस डेट होना चाहिए, दोनों में जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा वही हम लोग का बेस डेट होगा, ठीक है। 13th ऑफ जुलाई, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, 13th ऑफ जुलाई से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 13th ऑफ जुलाई से कैलकुलेट करते हैं। 13 जुलाई से 4 अगस्त कितना होगा, जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 13, जुलाई का 18 डेज और अगस्त का 4, जुलाई का 18 और अगस्त का 4, तो ये हो गया 22। 20, हाँ 22 हो जाएगा। अच्छा, फिर अगस्त का 22, गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो 13th, यहाँ पर 22 अगस्त तक हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 4 अगस्त तक 22 आया था, -4 कर देते हैं, ठीक है, -4 कर देने से क्या हो जाएगा, हमारा प्रीवियस सिचुएशन आ जाएगा जुलाई वाला, और अगस्त का 22, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, तुम लोग अपने हिसाब से चेक करके देखो, ठीक है, हम तो ऐसे करके करते ताकि जल्दी हो जाए। फिर है जुलाई, तो 13 जुलाई से लेके 28 जुलाई, तो 28 माइनस 13 करो, जुलाई टू जुलाई हो रहा है ना, तो 15 डेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सितंबर तक काउंट करो, तो जुलाई का कितना होता है 31 होता है माइनस 13, तो जुलाई में 18 डेज, और यहाँ पर अगस्त का कितना हो जाएगा, अगस्त का भी 31, सितंबर का 9 यानी 58, ठीक है, टोटल 58 डेज हो गया। अब सितंबर का 17 तक करना है, तो सितंबर का 9 तक 58 होता है, तो हम 9 हटा देते हैं, तो अगस्त तक कंप्लीशन हो जाएगा और सितंबर का 17 ऐड कर देते, ठीक है। हम ऐसे करके करते हैं ताकि जल्दी हो जाए, तुम लोग भी ये चीज अगर समझ सकते हो तो देखो इजीली हो जाएगा, सिंपल चीज है, कुछ नहीं, जुलाई से लेके हमें करना था, तो सितंबर तक मेरा 58 आया था, अगर हम वहां से 9 सितंबर हटा देते हैं तो मेरा पूरा जुलाई तक कवर हो जाएगा, जुलाई तक का डेट कवर हो गया, फिर उसमें दे देंगे अगस्त और सितंबर, ठीक है, तो मेरा टोटल हो जाएगा। यहाँ पर ये अगर सितंबर हटाएंगे तो अगस्त तक का कंप्लीशन दिखेगा, ठीक है, इस हिसाब से कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 13 जुलाई कब से कब तक, ये 13 जुलाई था, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, 13 जुलाई से 25 जुलाई, 25 माइनस 13 कर लो, 12 डेज हो गया, ठीक है, 12 डेज हो गया। अच्छा, अगस्त का बोल रहा है 14 अगस्त, मतलब यहाँ पर कितना था, ये था 13 जुलाई था, तो 31 माइनस 13, तो जुलाई का 18 डेज और अगस्त का 14 डेज, तो 32, ठीक है। अब सितंबर का 1 तारीख तक काउंट करना है, ठीक है, तो ये देखो यहां से अगर हम लोग 14 लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना दिन तक हो जाएगा, जुलाई कंप्लीशन हो जाएगा, अगस्त का 31 और सितंबर का 1 दिन, तो ये टोटल मिला के 50 डेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर सितंबर 1 तक किया हुआ है, 50 हो रहा है, तो सितंबर 12 तक कितना हो जाएगा, और भी कितना दिन ज्यादा, 11 डेज ज्यादा, यानी 61 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे देखो सिंपल, यहाँ पर 50 से 1 लेस करोगे तो अगस्त तक कंप्लीशन होता है, फिर सितंबर का 12 डेज ऐड करो तब भी 61 आएगा, कैसे भी करो 61 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं 800 इंटू जीरो हो जाएगा, 950 इंटू 12, 950 इंटू 12 करने से हो गया 11,400, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 32 इंटू 1150, तो ये हो गया 36,800, 1800 इंटू 50, 90,000, ठीक है। अच्छा, फिर 21250 इंटू 61,
76,250 टोटल करते हैं, ठीक है, प्लस 90,000, अच्छा, प्लस 36,800 प्लस 11,400, अच्छा, ये वैल्यू आ रहा है 2,14,450। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट का भी टोटल करना पड़ेगा, 800 प्लस 950 प्लस 1150 प्लस 1800, 1800 होगा, मैंने 1000, अच्छा 800 फिर लगा लेते हैं, 1250, अच्छा, तो 5950 आ रहा है। अच्छा, ये वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 400 इंटू 22, 8800, अच्छा, 750 इंटू 40, 30,000, अच्छा, ये हो गया 15,000, 1250 इंटू 58, 72,500, 800 इंटू 66, 52,800, ठीक है। अच्छा, अब टोटल करते हैं, 52,800 प्लस 72,500 प्लस 15,000 और 30,000, ये हो गया 45,000, अच्छा, और 8800, 1,79,100, और यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 400, और यहाँ पर हो गया 400 और 800, 1200 और 12,000, सॉरी 1,200 और 1,000, मतलब 2,200, 2200, अच्छा, ये और यहाँ पर बचा 1250 और 750, मतलब 2,000, 4,200। हाँ, 4,200, 4,200 आ गया। अच्छा, अब हमें डिफरेंस चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर ही लिख दे, यहाँ पर हो जाएगा, तुम लोग नीचे ही लिखोगे, ठीक है, जब तुम लोग लिखोगे नीचे ही लिखो, अभी हम यहाँ पर करवा देते हैं, ये तो होमवर्क था ना, इसको सॉल्व करवा रहे तो थोड़ा सा फास्ट करवा रहे। डिफरेंस इन अमाउंट 5950 माइनस 4200, अभी अभी कैलकुलेट किया, यहाँ 4200, एक पेएबल था एक रिसीवेबल था, ये था पेएबल, पेएबल ज्यादा है, रिसीवेबल कम है ना, तो इसका मतलब ये जिसका भी हम लोग कर रहे हैं, नाम क्या था, मिस्टर कपूर, उनको मिस्टर खान को पे करना पड़ेगा, नेट सेटलमेंट ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल किसके हिसाब से दिया गया था, मिस्टर कपूर के हिसाब से, और मिस्टर कपूर का बिल्स रिसीवेबल इतना है, बिल्स पेएबल इतना है मिस्टर खान के अगेंस्ट में, मतलब उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो नेट जितना आ रहा है माइनस करने से यहाँ पर आ रहा है 0.5, और ये हो गया 7 और 1750, ठीक है, ये पेमेंट करना पड़ेगा उनको, और डिफरेंस इन प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, अच्छा, प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ये वाला अमाउंट ज्यादा है, 2,14,450 माइनस 1,79,100, तो ये हो जाएगा 350, और ये कितना हो गया, 179, 35,350, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ड्यू डेट, तो एवरेज ड्यू डेट, ठीक है, लेकिन तुम लोग ये सब शॉर्टकट बिल्कुल एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, बेस डेट, अब और फॉर्मूला नहीं लिख रहे, लास्ट क्लास तक मैंने डिटेल्स में ही लिख के दिखाया है, प्रेजेंटेशन वैसे ही करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, मुझे यहाँ पर ज्यादा करवाना पड़ता है ना, तो हम इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेते, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। 35,350 डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट 1750, ठीक है, और इसका लॉजिक भी मैंने समझाया था, क्यों डिफरेंस से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 35,350 डिवाइडेड बाय 1750, तो आ रहा है 20.2, और मैंने बताया भी था राउंड ऑफ करने का, राउंड अप करने का रूल्स, ठीक है, तो पॉइंट के बाद क्या है, 5 नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक रूल्स मैंने बताया था कि कब तक हम लोग राउंड अप कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर राउंड अप होगा, हायर साइड में ही राउंड अप होगा, यानी ये 0.2 है ना, इसी वजह से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13th ऑफ जुलाई प्लस 21
डेज, ठीक है। तो 13th ऑफ जुलाई के बाद 21 डेज कैलकुलेट करेंगे। जुलाई 31 का होता है 31 माइनस 13, तो ये हो गया 18 डेज और 21 डेज करना है, तो यहाँ पर -21 करते हैं। जुलाई अगस्त का 3 मतलब 3rd ऑफ अगस्त हो जाएगा। 3rd ऑफ अगस्त 2022 को अगर पे किया जाएगा तो हम लोग का ना कोई गेन होगा ना कोई लॉस होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन होमवर्क का। और एक मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में हमें लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर लिखना होता है, दैट इज ये वाला, ठीक है। नेट सेटलमेंट क्या होगा, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन तुम लोग को एग्जाम में लिखना है। मैंने पहले दिन दिखाया था तुम लोगों को कि कैसे लिखना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है ना, ये देखो, हेंस डेट ऑफ सेटलमेंट, ये चीज लिखना पड़ेगा। ये चीज इसमें मैट में भी आंसर नहीं दिया हुआ इस तरह से, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये अब नहीं लिखवा रहे तुम लोग, लेकिन जरूर कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चन में जहां पर दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पर कंक्लूजन जरूर लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर जगह रख देते, तुम लोग लिख सकते हैं कंक्लूजन मतलब कुछ नहीं, किसका पेएबल होगा या रिसीवेबल होगा वो बता दो और कितने दिन बाद देना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बस कंक्लूजन। लेकिन मैंडेटरी है, उसके लिए 1 मार्क्स एलोटेड है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 8 कर लेते हैं। देखो ये 7 होमवर्क दिया था, ये हो गया, अब 8 कर लेते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स एंड डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से सेटल करना है उनको, ठीक है। 6th ऑफ जैन, 2nd ऑफ फेब, 31st ऑफ मार्च, ठीक है। ये है परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड और सेल बाय ग्रीन टू रेड। मतलब क्वेश्चन जो है वो ग्रीन के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि ग्रीन ने कितना परचेज किया और ग्रीन ने कितना सेल किया। तो टोटल परचेज देखो कितना किया है, 6,000 और ये 4,000, 10,800 का परचेस किया है, ठीक है। और सेल कितने का किया है, यहाँ पर हो गया 1000, 6, 7, 8, 9, 10, 10,500 है ना, 9,500, 9,500 आ रहा है। तो इतने का सेल क्या है, मतलब उसका क्या होगा, अल्टीमेटली उसको पे करना पड़ेगा रेड को या उसको रेड से मिलेगा। ये क्या है, परचेज है। बोलो अल्टीमेटली क्या होगा, नेट सेटलमेंट क्या होगा, बोलो नेट सेटलमेंट क्या होगा अगर उसने सेल्स बाय ग्रीन टू रेड, ग्रीन ने सेल किया है इतना और ग्रीन ने परचेस किया इतना रेड से, रेड से परचेस इतने का किया है, सेल इतने का किया है, तो बोलो रेड को पेमेंट करेगा ग्रीन या रेड को पेमेंट मिलेगा, बताओ। नहीं बता सकते हो, रेड को मिलेगा। हाँ रेट को मिलेगा क्योंकि उसका परचेस ज्यादा है ना, तो रेट को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये नेट सेटलमेंट है। अब इसको हम लोग एवरेज ड्यू डेट से दिखाएंगे कि कौन सा ऐसा डेट होगा जिस दिन पे करने से नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा। ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं परचेज के हिसाब से, ठीक है। परचेज बाय ग्रीन यहाँ पर लिख देते हैं, परचेज बाय ग्रीन। तो ग्रीन ने कब कब परचेस किया है, यहाँ पर ड्यू डेट ही दे दिया है। अच्छा है, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 6 जन 2020। अच्छा, उसके बाद है 6,000, 2,800 और 2,000। डेट है 2nd फेब, 31st ऑफ मार्च, 2nd ऑफ फेब और 31st ऑफ मार्च, मार्च, ठीक है। और 2020 हम लोग को क्या करना है, दोनों लिख लेना है, फिर उसमें अर्लीस्ट ड्यू डेट ढूंढना होता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सेल बाय ग्रीन, ठीक है। इसका डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखा था परचेज बाय ग्रीन, तो ड्यू डेट, अमाउंट, ड्यू डेट कौन कौन सा है, ड्यू डेट है 6 जैन, 9th मार्च, 28th मार्च, 6 जैन, 9th मार्च, 20th मार्च, ठीक है। और अमाउंट देखो 6,600, 2,400, 500, 6,600,
2400 500, अभी तक तो जो भी दिया हुआ था वही हम लोगों ने लिखा। इसका टोटल भी लिख लेते हैं। इसका टोटल आया था 9500, 6 और 2 8000 और यहाँ 9500, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 6000 प्लस 2000, 8 8 एंड 2 10800, ठीक है। अब डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा है। तो जैन है, फेब है, मार्च है। यहाँ भी जैन है, मार्च है, ठीक है। तो जैन ही अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा। यहाँ पर देखो 6th ऑफ जैन दोनों जगह पे भी है, ठीक है। तो 6th ऑफ जैन हम लोग का बेस डेट हो जाएगा और इसको लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व कर। 6 जैन से 6 जैन 0 डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट से हमें ड्यू डेट तक कैलकुलेट करना पड़ता है। ये 0 हो गया। अच्छा, 6th ऑफ जैन से लेके 2nd ऑफ फेब कितना दिन होगा? जैन 31 का होता है, तो 31 -6 कर देते हैं तो हमें पता चल गया जैन का कितना बाकी है, 25 डेज और प्लस 2 डेज यानी 27 डेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से मार्च 31 तक कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर से वैसे ही जैन का 31 -6 कर लो, जैन का इतना, फेब का 28 ही ले लेते हैं या फिर 29 ले, 2020 तो लीप ईयर है तो 29 ले लेते हैं, ठीक है। लीप ईयर है, कुछ तो बोला नहीं है क्वेश्चन में। मैम बोला है ओ, 28 ओ डेज। अच्छा, 28 लेने बोला है तो लीप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ही फॉलो करना पड़ेगा। वैसे 2020 लीप ईयर है ना, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। 53 और यहाँ पर 31, तो ये हो गया 84 डेज। अच्छा, 84 डेज। अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 84 इंटू 2000, तो ये हो गया 1,68,000 और 2,800, 2,800 इंटू 27, 2,800 इंटू 27, तो ये आ रहा है 75,600, 75,600, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कर लेते हैं, अब मेमोरी रिकॉल करते, मैंने मेमोरी प्लस किया था। तो ठीक है, 1,68,000 ही दिखा रहा है, 1,68,000 और 75,600। अच्छा, यहाँ पर देख लेते, 2,43,600, 2,43,600 होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते कितना कितना होगा अमाउंट। अच्छा, यहाँ पर डेज तो कैलकुलेट किया नहीं है हम लोगों ने, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। बेस डेट है 6th ऑफ जैन, तो 6th ऑफ जैन से 6th ऑफ जैन 0, 6th ऑफ जैन से लेके 9th ऑफ मार्च, ठीक है। तो जैन 31 -6, जैन का इतना आ गया 31 -6, हाँ ठीक है। फेब का 28 और मार्च का कितना है 9, तो 62 डेज। और यहाँ पर मार्च का 20, तो -9 कर देते हैं, तो फेब तक हो गया और मार्च का 20 तक, तो 20 तक ये हो गया 73 डेज, ठीक है। यहाँ पर हो गया 73 डेज। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इनटू बेस डेट, ठीक है। ये दो मल्टीप्लाई करने से 0 होता है। अच्छा, 73 इंटू 500, 73 इंटू 500 करने पे आता है 36,500, ठीक है। अच्छा, इसको कर दिया मैंने मेमोरी प्लस, देखते हैं होता है कि नहीं। 62 इंटू 2,400, 2,400 इंटू 62, तो ये आ रहा है 1,48,800 मेमोरी प्लस, 1,48,800 मेमोरी रिकॉल, 1,85,300 आ गया, ठीक है। 1,85,300 तुम लोग भी ऐसे कैलकुलेटर में यूज कर सकते हो। पहले मल्टीप्लाई करो फिर मेमोरी प्लस, फिर मल्टीप्लाई करो मेमोरी प्लस एमआरसी करो, आंसर आ जाएगा। और अगर जीटी फंक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड जीटी जीटी दिखाने से ही ये दिखेगा 1,85,300, ठीक है। मेमोरी प्लस नहीं भी करने से, जीटी फंक्शन रहने से ये डायरेक्ट दिखेगा, जीटी प्रेस करने से ये दिखेगा 1,85,300। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस इन अमाउंट, डिफरेंस इन अमाउंट 10,800 ये पेएबल है और 9,500 रिसीवेबल है, तो माइनस करने से 1,300, ठीक है। डिफरेंस इन प्रोडक्ट,
2,43,600 माइनस 1,85,300, तो 003, 243 और 185, 58,300। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट क्या हो जाता है, बेस डेट। बेस डेट हम लोगों ने लिया था 6th ऑफ जैन, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 6th ऑफ जैन लिया था। 6th ऑफ जैन प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट 58,300 डिवाइडेड बाय अमाउंट 1,300, तो 6th ऑफ जैन और ये हो गया 58,300 डिवाइडेड बाय 1,300, तो ये हो गया 44.8। तो ये तो दिख ही रहा है 44.8, मतलब तो हमें लेना ही पड़ेगा 45 डेज। 45 डेज, 6th ऑफ जैन के बाद 45 डेज लेना है। ठीक है, तो जैन 31 का होता है, 31 माइनस 6, तो जैन का मिल गया 25 डेज, फेब का 28 लेने बोला है, 28 ले लेते हैं, तो अच्छा ज्यादा हो गया 53, हमें तो टोटल में 45 लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब 31 माइनस 6 कर लेते हैं, जैन का 25 और हम लोग को करना पड़ेगा 45 डेज, तो माइनस 45 करने से पता चल जाएगा कितना होगा 20, और 20 डेज ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, क्योंकि 25 आया था उसमें 20 ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। तो 20th ऑफ फेब, ठीक है, 20th ऑफ फेब जो है ये हम लोग का ड्यू डेट होगा, एवरेज ड्यू डेट, जिस डेट पे करने से ना किसी को लॉस है ना किसी को गेन है। ठीक है, ये देखो 20th ऑफ फेब, और ये देखो यहाँ पर दे रखा है ये कंक्लूजन, लेकिन लिखना पड़ेगा। हेंस द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इज 45 डेज आफ्टर 6th ऑफ जैन। 6th ऑफ जैन के बाद 45 डेज बाद, मतलब ये जो है इसको हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि 45 डेज बाद पे करेंगे, 6 जैन के 45 डेज बाद पे करेंगे, और डेट आएगा 20th फेब, और 20th फेब को ग्रीन पे करेगा, रेड को 1,300 टू सेटल द अकाउंट। तो फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ये कंक्लूजन लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद तुम लोग को लिखना पड़ेगा कंक्लूजन, ऐसे जगह रख देते हैं, तुम लोग अपने आप जरूर लिखो। ठीक है, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, वो कर लेते फिर ये केस 3 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम पैटर्न का है। ठीक है, ये देखो, ये रहा। ए पार्टनर इन ए फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द हाफ ईयर एंड ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। अच्छा, तो एक पार्टनर है जिन्होंने क्या किया है, विथड्रॉल किया है। जैसे पार्टनर पैसा ड्रॉ कर सकता है ना अपने बिजनेस से, वही चीज बोल रहा है। 9 सितंबर को किया है, 10th अक्टूबर को किया है, 11th नवंबर को किया है, इस तरह से डेट और अमाउंट दे दिया है। एज्यूम फेब्रुअरी एज हैज 28 डेज, ठीक है, और कुछ बोला नहीं है हमें। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में बोल देगा। देखो यहाँ पर कुछ ही नहीं बोला है, लेकिन बात यह है कि हम लोग एवरेज ड्यू डेट कर रहे हैं ना, तो इलास्ट्रेशन है तो कुछ बोला नहीं, वैसे बोलेगा एवरेज ड्यू डेट निकालो। तो फॉलोइंग अमाउंट्स ड्रॉ कर रहा है, हाफ ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2020। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम ड्यू डेट, अमाउंट और बेस डेट मान के करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ड्यू डेट देख लेते हैं, 9 सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर। 9 सितंबर, 10th अक्टूबर, 11th नवंबर, मतलब 9 9 10 10 11 11 ऐसे दिया हुआ है। देखो फिर से 12 दिसंबर, मतलब 12 12, और ये सब 2019 दे रखा है। सेम यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम डेट है, सेम ईयर है। अच्छा, अमाउंट 9,000 10,000 11,000। अच्छा, 9,000 10,000 11,000, ये तब 12,000 होगा शायद, ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ 12, 13th ऑफ जैन 2020, 13th ऑफ जैन, अब ये 2020 हो गया, और ये 13,000 अमाउंट था। अच्छा, उसके बाद 14th ऑफ फेब और 15th ऑफ मार्च। अच्छा, 14th ऑफ फेब और 15th ऑफ मार्च, थोड़ा सा पैटर्न इन लोगों ने ब्रेक किया, नहीं तो देखो कैसे था, 9 9 10 10 है ना।
9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 14 को हो गया 14,000 और 15,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बेस डेट लेंगे। बेस डेट कौन सा लेंगे? 9th ऑफ सितंबर ले लेते हैं, यही अर्लीस्ट ड्यू डेट है। तो यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। 9 सितंबर से 10th ऑफ अक्टूबर, तो सितंबर 30 का होता है। 30 माइनस 9 जितना हो गया, प्लस 10 डेज अक्टूबर का, यानी 31। ठीक है, 31 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 11 नवंबर, तो 31 में हम लोग 10 हटा देते हैं। ठीक है, तो सितंबर तक कवर हो गया। अक्टूबर का कितना होता है? अक्टूबर 31 का होता है, और नवंबर का 11 डेज तक, यानी ये हो गया 63। ठीक है, -11 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का अक्टूबर तक कंप्लीट। नवंबर कितने का होता है? 30 का होता है। दिसंबर का 12 डेज तक, यानी 94। ठीक है, 94 हो जाएगा। अच्छा, अब दिसंबर यहाँ पर जैन तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दिसंबर 12 तक की है, पूरा दिसंबर लेना पड़ेगा। 12 हटा देते, पूरा दिसंबर ले लेते 31 तक। ठीक है, और जैन का हो गया 13 डेज, तो 126 हो गया। अच्छा, जैन का 13 हटा देते हैं और ऐड करते हैं 31, क्योंकि जैन पूरा 31 का होता है, हमें फेब 14 तक लेना है, तो 168 डेज। ठीक है, फेब हो गया। अच्छा, फिर फेब का 14 हटा दो, फेब पूरा ले लेते हैं 28 डेज, और मार्च का 15 तक, यानी कि 197। ठीक है, ये डेज का कैलकुलेशन होगा। एक बार चेक कर लेते हैं ठीक किया कि नहीं मैंने। 03163, 03163, 94, 126, 158, 94, 126, 158 होगा। अच्छा, ये देखो गलत हो गया, 187। क्या गलत हो गया? ये वाला 9 सितंबर से ये वाला गलत हो गया। अच्छा, देखते हैं। 30 माइनस 9 सितंबर, अक्टूबर का कितना दिन हो जाएगा? अक्टूबर का होता है 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 14, 158। अच्छा, ये गलत कैलकुलेशन हो गया, तो 158 होगा। अच्छा, तो -14 करेंगे, फिर फेब का 28 और मार्च का 15, तो 187। तो ये गलत हुआ था ना, तो इसको इसके हिसाब से कैलकुलेट किए, तो ये भी गलत हो गया था, इसीलिए 187। ठीक है, अब ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहला 0। अच्छा, 10,000, यहाँ से मेमोरी कुछ है तो हटा देते हैं। ठीक है, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 31। ठीक है, तुम लोग भी इस तरह से करो। 3,10,000 आ गया, m प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3,10,000। अच्छा, उसके बाद m प्लस कर लिया। 11,000 इंटू 63, फिर 11,000 इंटू 63, जितना आ रहा है 6,93,000। इसको करो m प्लस। ठीक है, अच्छा, फिर से 12,000 इंटू 94, 12,000 इंटू 94। ठीक है, 11,28,000, 11,28,000। ठीक है, इसको करो मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर 13,000 इंटू 126, 13,000 इंटू 126। ठीक है, ये आ गया 16,38,000, 16,38,000 और मेमोरी प्लस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 14,000 इंटू 158, 22,12,000, 22,12,000 मेमोरी प्लस। अच्छा, 15,000 इंटू 187, 28,05,000 मेमोरी प्लस था। अब करेंगे मेमोरी रिकॉल, MR। 87,86,000 देखते हैं। 87,86,000 सही हुआ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 8786,000 आ गया, और यहाँ पर 8786 ठीक हुआ है। 1 0 ज्यादा हो गया, पता नहीं क्यों। 31 शायद यहाँ पर देख लेते हैं। 3,10,000 पहला वाला।
हाँ बोलो। मैम जो अमाउंट है ना वो हम्म। 1 शून्य कम होगा, 1000 नहीं 1100 से स्टार्ट होता है, देखिए। ओ अच्छा 1000 ना। 1100 ओ का। अच्छा, मैंने यहाँ पर ही तो गलत कर लिया, ये 900 है ना, इसीलिए गलत हो गया। अच्छा, एक एक जीरो कम हो जाएगा, इसीलिए मेरा वो ज्यादा आ गया अमाउंट। अच्छा ठीक है, 31,000 और ये मैम 10। 12,000 into 63 गलत, 94 गलत है। ओ अच्छा, ये वाला भी गलत है। अच्छा ठीक है, 10,000 नहीं है, ये 1,000 है। अच्छा, मैंने इतना गलत कैसे लिख लिया? अरे देखो यहाँ पर ही गलत किया हुआ है। अच्छा, ये देखो एक चीज तुम लोग है ना, ये इन्होंने सॉल्व भी गलत कर रखा है। इन्होंने 9,000 ऊपर लिख रखा है और इसके बाद यहाँ जब कैलकुलेट किया है तो 900 से कर दिया, क्योंकि वो डिवाइड करने पे फर्क नहीं होगा। वो मतलब प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, हम मैंने जो लिखा हम लोग उसी हिसाब से फिर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये एक एक जीरो ना कम कर दिया, 900 कर दिया है, 1000 कर दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर टोटल जितना करेंगे उनसे हमारा कमी आएगा, इसलिए सेम आ रहा है 878600 है ना। मेरा भी आ रहा है 878600 के जगह एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि मेरा हर जगह पे जीरो ज्यादा लिखा हुआ है। बाकी कहाँ और क्या गलती है देख लेते। 3169 3 1128 163। अब ठीक है, यहाँ पर 2212 ये गलत है। नहीं ये भी ठीक है, 2212 सभी ठीक है आई थिंक। हाँ सभी ठीक है, बस जीरो जीरो ज्यादा है। ठीक है, मैंने तो क्वेश्चन देख के लिखा है, उन लोग वहां पर सॉल्व करते हुए एक एक जीरो हटा दिए, इसी वजह से हमारे साथ थोड़ा सा मिसमैच हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। देखो ये अमाउंट का टोटल हो गया 9,000 10,000 19,000 19,000 और यहाँ पर हो गया 11,000, तो 19,000 प्लस 11,000, अच्छा प्लस 12,000 प्लस 13,000 और 14 और 15 29 84,000। ठीक है, इनका 840 आया होगा, 00 मतलब 8,400। हाँ, लेकिन आंसर शायद सेम ही आ जाएगा, जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा, बेस डेट है 9 सितंबर प्लस 878600084000 8786 87,86,000 डिवाइडेड बाई 84,000, तो 104 डेज आ रहा है, मतलब 104.5। तो इसको अप्रोक्स करने से मतलब राउंड अप करने से 105 डेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 105 होने से सितंबर वैसे 30 का होता है, तो 30 माइनस 9 करेंगे तो सितंबर का 21, अक्टूबर हो जाता है 31 का तो 52 डेज, नवंबर हो जाता है 30 का तो ये हो गया 82 डेज, दिसंबर हो जाता है 31 का तो ये हो गया 113, ज्यादा हो गया ये वाला, तो मैंने 31 ऐड किया था। चलो ये 82 हो गया, ये हो गया अप टू नवंबर तक। ठीक है, तो नवंबर तक 82 डेज हो रहा है, तो माइनस 105 करते हैं तो दिसंबर का कौन सा डेट होगा? 23rd ऑफ दिसंबर होना चाहिए, 23rd ऑफ दिसंबर 2020 हो जाएगा। ठीक है, 23rd ऑफ दिसंबर 2020, ये देखो 9 सितंबर ये 2019 था ना। अच्छा ये देखो यहाँ पर 20 होगा कि नहीं वो भी देखना चाहिए। 9 सितंबर हम लोगों ने जो लिया था वो ये वाला लिया था, तो 9 सितंबर 2019 से अगर हम लोग 105 डेज आगे जा रहे हैं, तो अगर दिसंबर में आके हमारा 105 कंप्लीट हो रहा है, ये देखो सितंबर का कितना हो गया 30 माइनस 9 21, अक्टूबर का हो गया, ये सब 2019 ही चल रहा है, ये 2019 ये 2019 ही होगा। अक्टूबर का हो गया 31 डेज। ठीक है, फिर 2019 नवंबर का हो जाएगा 30 डेज। ठीक है, और 2019 ही आ रहा है दिसंबर का हो जाएगा 23 डेज, तब जाके 105 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2020 लिखने से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बेस डेट का ईयर कौन सा है, उस हिसाब से अगर हम लोग आगे चलेंगे तो 2019 आएगा ना कि 20 आएगा। ठीक है, 2019 आएगा तो 19 ही लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोग का एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मिडिल
में एक कंसेप्ट अभी लोन वाला बाकी है, वो बता देते हैं। देखो लोन वाला केस 3 जो है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से केस 3, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में अगर हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का एवरेज ड्यू डेट से कैसे होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है calculation of average due date in case where the amount is lent in one installment and repayment is done in various installment। मतलब अमाउंट एक ही बार में दिया गया, जैसे लोन, ठीक है, अगर लोन लिया जाता है, मान लो किसी को 5 लाख का 10, मान लो किसी को 10 लाख का लोन चाहिए, तो अमाउंट जो दिया गया वो तो लेंट आउट इन वन इंस्टॉलमेंट में ही दिया गया, एक ही बार में। मान लो बैंक से लोन लोगे तो बैंक एक ही बार में देता है, और एक तरह का भी लोन होता है कि एक बार में दे दिया लेकिन उसका यूज जो है जितना करेंगे उतने पे इंटरेस्ट लगता जाता है, वो अलग कंसेप्ट है। एक बार ऐसे समझो कि बैंक से लोन लेने से, बैंक मान लो एक घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो बैंक तुम्हें पूरा उतना ही पेमेंट कर देगा अगर लोन सैंक्शन हो जाता है, ठीक है, तो लोन मिल गया एक ही इंस्टॉलमेंट में। लेकिन पे कैसे करेंगे हम लोग, धीरे धीरे पे करेंगे, यानी अलग अलग वेरियस इंस्टॉलमेंट में, ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव डन इन फर्स्ट केस, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस में हम लोगों ने जो किया था जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट केस मतलब बोल रहा है लोन देने वाला एक बार में देता है और ले रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, द प्रॉब्लम टेक्स अ डिफरेंट शेप, द प्रोसीड्यूर फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट कैन बी समराइज्ड एज अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट को इन लोगों ने कुछ अलग तरीके से दिखाया है, यहाँ पर स्टेप्स बता दिया है कैसे करके कैलकुलेट करना है, फिर वहां से एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज मंथ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग मनी टू द डेट ऑफ ईच रीपेमेंट, फाइंड द टोटल ऑफ सच डेज मंथ्स और ईयर्स, ये देखो टोटल, ठीक है। फिर ये हम ये समझा देते हैं, तब तुम लोग समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है। हम पहले ये समझा देते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या वहां पर फॉर्मूला बना रखा है। देखो सपोज हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स gives loan to y on 1st of Jan 2015 for rupees 10,000, for rupees 10,000 to be repaid on 5 equal annual installment, ठीक है, starting from 1/1/2016, चार्जिंग इंटरेस्ट, क्योंकि लोन का ईएमआई दोगे तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय वाई टू एक्स इन 5 ईयर, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम लोग उस फॉर्मूले को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग फॉर्मूला समझ जाओ, नहीं तो क्या होगा, बेकार, मतलब सिर्फ फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स ने लोन दिया है वाई को, ठीक है, कब दिया है, 1st of Jan को पे किया है 2015 फॉर 10,000 टू बी रीपेड ऑन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट होगा 1/1/2016 से, ईयरली देना है, ठीक है, मंथली नहीं देना है। तो ईएमआई नहीं बोल सकते, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर ईयरली दे रहे हैं। चार्जिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय वाई टू एक्स इन 5 ईयर, ठीक है, कितना इंटरेस्ट होगा वो हमें बताना है, और हम लोग एवरेज ड्यू डेट भी देखेंगे। अच्छा, अब देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो हम लोग का लोन कितना है 10,000, ठीक है, अब इसको कितने बार में पे करना है 5 टाइम्स में, तो एक एक बार कितना हो जाएगा 2,000। लेकिन जो लेगा क्या सिर्फ 2,000 करके लेगा, नहीं, वो इंटरेस्ट भी लेगा। इसका कैलकुलेशन कैसा होता है प्रैक्टिकली देखो, ठीक है, 10,000 मान लो लोन ले लिया, ठीक है, 10,000 लोन ले लिया, कब लिया,
1 Jan 2015 को ले लिया, 1 Jan 2015 को लोन का पैसा मान लो उसके अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दिया एक्स ने वाई के अकाउंट में, ठीक है। अब जैसे ही 1/1/2000 ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके जब जैसे ही 1/1/2016 आया, ऐसे करके तुम लोग भी ड्रॉ करके देख सकते हो। 1/1/2015, ठीक है। यहाँ पर लोन दे दिया गया कितना, 10,000, ठीक है। जैसे ही 1/1/2016 आया, ठीक है, ईयर एंड आया, तो देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है पता है? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, ये देखो, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जो पैसा देना है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ देना है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हम लोग इंटरेस्ट, हम लोगों का लोन कितना था स्टार्टिंग में 10,000, तो मुझे 10,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट कैसे हो जाएगा, I1 लिख रहा है, 10,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पूरे साल भर में कितना ड्यू हुआ है, 10%, ठीक है। 10,000 का 10% जितना होगा प्लस 2,000 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 हम लोग 5 बार में पे करेंगे बोले, यानी 2,000 2,000 2,000 करके 5 बार होगा। लेकिन क्या सिर्फ उतना पैसा लेके चलेगा? नहीं, तभी तो इंटरेस्ट का बात हुआ है। तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे होता है? आउटस्टैंडिंग, जो हम लोग नहीं दे पाते उसी पे इंटरेस्ट लगता है। तो 2,000, तो यहाँ पर 10% और यहाँ पर 2,000, तो कितना हो जाएगा? 10% मतलब हो जाता है हम लोगों का 10,000 का 10% कितना, 1,000 हो जाएगा आई थिंक। हाँ 1,000, तो ये हो गया 2,000 मिला के यहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट हो गया 3,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट कब पेमेंट करना पड़ेगा? यहाँ पर जब आएगा 1 Jan 2017, ठीक है। तब हमारा इंस्टॉलमेंट 2 का वैल्यू कितना होगा पता है? अब देखो, जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तब हम लोग का प्रिंसिपल भी कम होता है। मतलब हम लोग का लोन कितने का था? लोन था 10,000 का, ठीक है। उसमें से पहला 2,000 हम लोगों ने पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, और वो 2,000 3,000 में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 8,000। अब इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10,000 10% के बेसिस पे, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 800, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 800 और 2,000 तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यानी 2,800 दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके बाद 1/1 जब 2018 आएगा, फिर से हमें तीसरा हमारा इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर इक्वल प्रिंसिपल होता है तो 2,000, ठीक है। अलग प्रिंसिपल भी हो सकता है। अब जैसे ही हम लोग देखेंगे कि लोन कितना बाकी है, लोन अभी 6,000 बाकी है, 6,000 पे 10% यानी 600 हो जाएगा। तो 2,600 का हम लोग का ईएमआई हो गया, मतलब ईएमआई नहीं, मतलब एनुअल जो हो रहा है, ठीक है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार और पांच, और एक बार होगा यहाँ पर, और एक बार होगा। तो 1/1/2019 फिर से कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट 4 देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर -2,000 कर देते हैं, तो बचा कितना, 4,000, ठीक है। 4,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे देखो, जब पहला वाला इंस्टॉलमेंट दिया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल पे हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ सेकेंड प्रिंसिपल पे हुआ, थर्ड इंस्टॉलमेंट में थर्ड प्रिंसिपल पे हो गया। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट जब देंगे तो जितना ड्यू अमाउंट था उस पे इंटरेस्ट देंगे, यानी 400 प्लस 2,000, तो ईएमआई हो जाएगा 2,400, मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। और जैसे ही 1/1/20 आएगा, 1/1/20 आ जाएगा, तब हम लोग का लास्ट वाला पेमेंट हो जाएगा। ये कौन सा था? P3 था। अब जैसे ये 2,000 दे दिए, बचा कितना, 2,000। ये कौन सा था? P4। जब हम लोगों ने फोर्थ ईएमआई दिया तो अब हम लोगों ने फोर्थ प्रिंसिपल भी दे दिया। अब बचा 2,000, 2,000 पे 10% देना पड़ेगा, तो 2,000 प्रिंसिपल और 200 रुपए, यानी 2,200 का हम लोग का हो गया इंस्टॉलमेंट। अब जैसे ही हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट 3 सॉरी इंस्टॉलमेंट 5 पे किया, तो प्रिंसिपल 5 भी पे कर दिया। देखो, लोन अकाउंट क्लोज हो गया इंटरेस्ट के साथ। अगर टोटल इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट का टोटल कैसे हो जाएगा, ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, पहला इंटरेस्ट 1,000 यहाँ पर 1,000 प्लस 800, ये देखो पहला 1,000 था, फिर उसके बाद 800, उसके बाद 600, उसके बाद 400, उसके बाद
200, तो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा 600 प्लस 400, 1000, 1000, 2000, 2000 और 800, 200, 1000, मतलब 3000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 3000। तो पहला हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली लोन कैसे काम करता है। तो लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरह से जितना नहीं दे पाएंगे उसको जितने इक्वल टाइम पे करेंगे उसका पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कितने करके पे करना है। फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए इंटरेस्ट, वो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर कितना हो रहा है। ठीक है, ये मैंने समझाया जस्ट प्रैक्टिकली समझने के लिए कि कैसे कैलकुलेट होता है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, हम नॉर्मली पहले बताएंगे जैसे हम लोग इसके पहले एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे थे, यानी ड्यू डेट और यहां पर लिखेंगे अमाउंट, यहां पर नंबर ऑफ ईयर, ईयर से कैलकुलेट कर देंगे फ्रॉम बेस ईयर। समझा रहे क्यों ईयर लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय सॉरी पास में प्रोडक्ट। अब ड्यू डेट देखो, लोन कब दिया गया था 1115, तो पहला ड्यू डेट 1116, फिर 1117, 18, 19, 20, इस तरह से ड्यू डेट होगा। तो पहला ड्यू डेट 11/2016, दूसरा ड्यू डेट 1/1/2017, ठीक है, फिर 1/1/2018, फिर 1/1/2019, फिर 1/1/2020। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तो अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट किया है, मतलब इंटरेस्ट दिखाए 3000, 2800, 2600, 2400, 2200। लेकिन एक बार मान लेते हैं कि अगर हमें पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट करना हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो, एक बार समझाने के लिए से हम लोग मान लेते हैं कि हर बार हमें 2000 करके ही पे करना है। सपोज नो कॉस्ट ईएमआई है, ऐसे एक बार सोच लो। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कुछ नहीं देना पड़ेगा, 2000 करके ही देना पड़ेगा। या फिर ऐसे मान लो कि क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया कि जहां पर 2000 ही हम लोग का ईएमआई आ रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कुछ भी मानो। एक बार ये मान लो कि ड्यू डेट पे ये वैल्यूज ड्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कैसे लेंगे, क्योंकि ईयर टू ईयर है। अब डेज क्यों नहीं लिया, इतने सारे डेज कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 365 कैलकुलेट करोगे या 366, कौन सा हमारा क्या बोलते हैं उसे लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है। जब ऐसे ईयर टू ईयर डेट रहेगा ना तो हम लोग बेस नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बेस ईयर। बेस ईयर जो है अर्लीस्ट ईयर को ही मानेंगे, तो 1/1/2016 से काउंट करेंगे बाकी ड्यू डेट का टाइम। तो 1/1/2016 से 1/1/2016 0, 16 से 17 1 ईयर, 16 से 18 2 ईयर, 16 से 19 3 ईयर और 16 से 20 4 ईयर। सेम तरह से प्रोडक्ट होगा 0, 2000, 4000, ये हो गया 6000 और ये हो गया 8000। ठीक है, और टोटल हो जाएगा 4 प्लस 6 10, 10 और 8 और 2 10, 10 10 20,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 20,000। अब हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा बेस ईयर है 1116, इसका टोटल है 10,000, 5 बार 2000 करके था। यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट, तो 1116 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ईयर आ जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग डेज निकाल रहे थे, क्यों, क्योंकि ये किस चीज का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, अमाउंट और नंबर ऑफ ईयर। ये हो गया है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ ईयर का। ठीक है, मतलब ईयर का हो गया है, डिवाइडेड बाय अमाउंट है, अमाउंट कट जाएगा तो ईयर ही बचेगा। ठीक है, ईयर ही बचेगा, तो 2 ईयर। तो 1116 के बाद 2 ईयर कैलकुलेट करना है, तो 1116 पूरा, 1117, ठीक है, उसके बाद 1118 आ जाएगा, 2 साल बाद 1118 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो सच में हमारा कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, देखो इंटरेस्ट कितना आएगा। ये देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाते हैं। कितना लोन लिया था 10,000, ठीक है, इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10% इंटरेस्ट था। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है हम लोग का कितना लगेगा, इंटरेस्ट जो है हम लोग का लगेगा, ये देखो
अब देखो हम लोग को पे करना कब से है, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है 1/1/16 से, लेकिन एक चीज होता है, इंस्टॉलमेंट कब से भी स्टार्ट हो, मिडिल का जो टाइम होता है ना उसमें बैंक सिर्फ इंटरेस्ट ले लेता है। जैसे मान लो कि मैंने इस मंथ लोन लिया 23 सितंबर, आज मैंने लोन लिया, मेरा ईएमआई नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है, मेरा ईएमआई मान लो स्टार्ट होगा अक्टूबर से, तो अभी बैंक ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया है आज और मुझे मिल भी गया है, तो लेकिन इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में मान लो 11th ऑफ अक्टूबर से मेरा ईएमआई स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब इन द मीन टाइम 23 सितंबर से 11th ऑफ जो अक्टूबर है, वो जो मीन टाइम है वहां पर क्या बैंक कुछ नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट तब तक लेगा। तो ये देखो लोन कब दिया गया था, लोन दिया गया था 1/1/15 को, ठीक है, तो उसके बाद से इंटरेस्ट चालू हो जाता है, जिस दिन लोन दे दिया जाता है उसके बाद से ही इंटरेस्ट चालू हो जाता है। यानी जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, 1/1/15 से लेके 1/1/18 तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ईयर का कैलकुलेशन। तो 3 ईयर का देखो कितना होता है, 3000 ही आ जाएगा, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर 10% रेट पे कैलकुलेट करके दिखाया था कि 3000 होता है, ठीक है, 3000 होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि 3000 होता है इंटरेस्ट, और एवरेज ड्यू डेट से भी कैलकुलेट करोगे तो इस ड्यू डेट पे कैलकुलेट करने से, मतलब अगर ड्यू डेट मेरा ये आ जाता है, लोन इतने का था, तो इतने दिन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का, 3000 ही आएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि दोनों केस में ही 3000 आएगा। अब इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला बोल रखा है, देखो ये जो फॉर्मूला बोल रखा है इसका क्या काम है, देखो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे फॉर्मूला से करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर ये यही वाला कैलकुलेशन आएगा, लेकिन अच्छा यहाँ पर ही दिखा देते हैं ना, यहाँ पर ही तो तुम लोग को कंपेयर करने में आसान होगा। ये देखो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या था, देखो डेट ऑफ लोन, फॉर्मूला दे रखा है डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन है 1/1/15, ठीक है, डेट ऑफ लोन लेना पड़ेगा मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। ये क्या है, सम ऑफ डेज, मैंने डेज में कैलकुलेट नहीं किया तो मेरे लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मंथ भी नहीं किया, sum of years from the date of lending to the date of repayment of each installment, तो date of lending से लेके date of repayment तक का जो ईयर है उसका सम, तो डेट ऑफ कितना है, डेट ऑफ लेंडिंग है 2015, वहां से लेके 2020 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसका सम, तो टाइम पीरियड 5 होता है, टाइम पीरियड हो रहा है 5। अब इसका सम करना है, क्या बोला है, देखो sum of years from the date of lending to the date of repayment of each installment, उसका हमें सम करना है। तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, देखो पहले हमें दिखेगा कि हमारा लोन 5 साल का है, फिर जैसे ही पहला साल चला जाएगा हमें दिखेगा 4 साल का है, फिर उसके बाद दिखेगा हमारा लोन 3 साल का है, फिर 2, फिर 1, ये होगा, ये सम होगा, ठीक है, यहाँ पर बोला है सम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट। तो ये देखो यहां से लेके यहां तक दिख रहा है कि 5, ठीक है, फिर यहां से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1, हमें ये देखना पड़ेगा कि लोन देने से लेके रीपेमेंट तक का ईयर का टोटल कितना हो रहा है, तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूला बेसिस। और ये फॉर्मूला कैसे आए वो भी बता देते हैं, पहले एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था, 5 था, अब चेक करते हैं कितना होता है, 1/1/15 से लेके यहाँ पर हो गया 3 + 2 5 5 10 10 + 4 14 + 1 15/5, ठीक है, तो 1/1/15 से लेके 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर, तो कितना हो जाएगा, 15 से लेके 3 ईयर, 15 पूरा 16 पूरा, 15 से 16 1, ठीक है, 16 से 17 17 से 18, मतलब 1/1/18, ठीक है, मतलब 17 का एंड यानी 1 जनवरी 2018 तक हम लोग का डेट आना चाहिए, ड्यू डेट। तो देखो मैंने नॉर्मली हम लोग जो एवरेज ड्यू डेट सीखे थे उससे करोगे तो भी 1/1/18 आएगा, जहां पर मैंने
ड्यू डेट से लिया है, पहला ड्यू डेट से लिया है, तो भी हम लोग का सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तब 2 इयर्स आ जाएगा। अगर फॉर्मूला वाइज चलते हैं तो डेट ऑफ लोन से लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, जितने दिन का लोन है उसको बैक में हमें कैलकुलेट करते जाना है 5 4 3 2 1। और इसका कंसेप्ट ये है कि पहले लोन का टर्म दिखेगा 5 साल, जैसे ही 1 साल चला जाएगा 4, फिर जैसे ही एक और चला जाएगा 3 2 1। ठीक है, इस कंसेप्ट में हुआ है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताते हैं। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पर, ये देखो एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू, यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर सपोज लिखते हैं बेस डेट पुराने फॉर्मूले से, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, इसका रेलिवेंसी देखो, तो अगर बेस डेट ले रहे हैं और टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल ऑफ अमाउंट, मतलब हम ये वाला प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये वाला प्रोसेस बोल रहे हैं। तो बेस डेट 1116 है। ठीक है, बेस डेट ले लिया 1/1/2016। ठीक है, अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट को थोड़ा सा लिखेंगे ताकि तुम लोग समझ पाओ कि ये कैसे आया। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, 2000 इंटू 20 प्लस, देखो 2000 इंटू 0 जितना आया, फिर उसमें प्लस हुआ 2000, तो पहला हो जाएगा 2000 इंटू 0। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है 2000 इंटू 1, है ना, फिर उसके बाद 2000 इंटू 2। हम इसको लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ। 2000 0, 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 4। ये देखो, तो यहाँ पर हो गया 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 3। ठीक है, फिर 2000 इंटू 4, और टोटल अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट 5 बारी 2000 करके है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1/1/2016 लिख दिया। अब यहां से हम लोग 2000 कॉमन ले सकते हैं। देखो तो क्या बचेगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये बच गया। अच्छा अब नीचे यहाँ पर ले लेते हैं 2000 2000 करके, यहाँ से भी 2000 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्चुअली मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन को डिराइव करके ही लाया गया है, इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं कैसे करके लाया गया है। 2000 2000 कैंसिल, 1/1/2016 यहाँ पर है, तो 4 प्लस 3 7 8 9 और प्लस 1 10 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 ये 5 बार होगा ना, और एक बार होगा यहाँ पर, और एक बार होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ पर और एक बार। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 1/1/2016 प्लस हो गया 2, ये 5 लिखा है ना, 2 ईयर हो गया। अब 1/1/16 से 2 ईयर, 1/1/16 पूरा, 1/1/16 से लेके 1/1/17 1 ईयर, 1/1/17 से लेके 1/1/18 तक हो गया 2 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पर कैसे आया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके ये आ गया 5। 5 मतलब क्या आ गया, फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जितना इंस्टॉलमेंट देना है वहां पर डिवाइडेड बाय अमाउंट उतना आएगा, तो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ डेज मंथ्स या ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस डेट लिया था जो मेरा 1/1/16 था, यानी मैंने डेट ऑफ लोन नहीं लिया था, इसी वजह से मेरा यहाँ पर देखो 10 आ रहा है इंस्टेड ऑफ 15, जो यहाँ पर 15 आया था। यहाँ डेट ऑफ लोन लेने से यहाँ ऑटोमेटिकली 15 दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने 1/1/16 लिया था इसी वजह से मेरा ऐसा दिख रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पर 1/1/15 लिखोगे तो भी हो जाएगा। ये देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर ड्यू डेट में 1/1/15 लिखते तो भी तुम लोग का आंसर सेम ही आता। क्यों, 1/1/15 ड्यू डेट लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन डेट, बट इसका कोई पेमेंट नहीं था तो 0 हो जाता। ठीक है, और 0 होने से यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, तो प्रोडक्ट में इंपैक्ट कुछ नहीं आता। ठीक है, तो फिर 1/1/16 के जगह तुम लोग को अर्लीस्ट ड्यू डेट लेना पड़ता 1/1/15। देखो कंसेप्ट को समझो, यहाँ पर 15 लेना पड़ता, तो ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके थोड़ा सा चेंजेस हो जाता। ठीक है, ये चीज हो सकता था। तो हम लोग चाहे तो पुराने मेथड से भी कर सकते हैं जो एवरेज ड्यू डेट का है,
कि ड्यू डेट लिख दिया और बेस डेट लेके कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला नया दिखा रहा है मैट में, बट ये कोई नया फॉर्मूला है नहीं, ये इसी कंसेप्ट को ऐसे मॉडिफाई करके किया गया है। तो मैंने 3 तरह से बताया, जैसे भी करो सेम आंसर आएगा। अगर प्रीवियस वाले मेथड से करते हो एवरेज ड्यू डेट का बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, तो भी जो डेट आएगा, क्योंकि मैंने 1116 लिया यहाँ पर, यहाँ 15 का कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया, तो भी मेरा 1118 आएगा। और अगर तुम लोग यहाँ 15 लेके करते हो तो भी वैसे ही आएगा। अगर इंस्टीट्यूट के फॉर्मूले के हिसाब से चलते हो कि हम लोग डेट ऑफ लोन लेंगे फिर उसके बाद ऐसे करके करेंगे, तो ऐसे होगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 है तो 5 4 3 2 1, अगर नीचे 6 होगा तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया वो भी बताया, ये इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आया है। लेकिन मैंने क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट किया है इसीलिए ये 1115 के जगह मेरा 1116 दिख रहा है, और यहाँ पर 15 के जगह ये देखो यहाँ पर 10 दिख रहा है, ठीक है। और नीचे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लेकिन 5 ही दिख रहा है, इसमें कोई वेरी नहीं होगा। वेरी यहाँ पर हो सकता है अगर हम लोग 15 से स्टार्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैंने 15 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 15 में हमारा कोई पेमेंट था नहीं, तो ड्यू डेट मतलब उस डेट जिस डेट पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। बाकी अगर तुम लोग 15 लोगे तो भी हो जाएगा, तो यहाँ पर और एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, तब भी तुम लोग का आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना है, बाकी फॉर्मूला नया लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है, इसी चीज को फॉर्मूले में किया है। लेकिन ये जो है यहाँ पर एक्चुअली इंस्टीट्यूट का ये फॉर्मूला तभी हमारा हेल्प होगा अगर इंस्टॉलमेंट हमारा इक्वल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के साथ। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बोला है इलास्ट्रेशन 9, देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 9, ठीक है, क्या बोला है, 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन ऑन 1 Jan 2015। 1 Jan 2015 को लोन दिया गया है जिसको रीपे करना है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब लगभग मेरे एग्जांपल के तरह ही हो गया। कमेंसिंग ऑन 1 Jan 2016, तो कब से पे करना है, 1 Jan 2016। देखो जैसे मैंने बोला था इन लोगों ने जैन वाला डेट लिया है जिस दिन लोन दिया गया था, और यहाँ पर 0 लिख दिया है क्योंकि इन लोगों ने बेस डेट यहाँ से किया है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे करके भी दिखा देते हैं कि अगर हम लोग 16 से नहीं करके 15 से स्टार्ट करते हैं तो भी हम लोग का होगा। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5% बोला है, और बोल रहा है विच दास ब्रदर्स विल रिकवर फ्रॉम कुमार एंड सन। तो हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने बोला है जिस डेट पे ये लोग अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ड्यू डेट का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज देखते हैं, इन लोगों ने ऐसे नहीं किया, इन लोगों ने फॉर्मूला यूज करके किया है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला यूज करके किया है उन लोगों ने कैसे किया है, ये देखो डेट ऑफ लोन ले लिया, डेट ऑफ लोन का मतलब 1/1/2015 हम यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को लेना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कि 5 है, क्यों 5 है, सेम क्वेश्चन है, देखो 1 Jan में लोन दिया गया था लेकिन इंस्टॉलमेंट पे होना स्टार्ट हुआ है 16 से, तो 5 इंस्टॉलमेंट बोल भी दिया है। तो नीचे 5 होने से सम ऑफ ईयर्स डिजिट हो जाएगा, ईयर का टोटल हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके यहाँ पर देखो दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करके दिखा है, ठीक है। हम लोग देखो एवरेज ड्यू डेट जैसे होता है वैसे कैलकुलेट करके देखते हैं, वैसे भी होगा, ठीक है। ये देखो 1 Jan हम लोग यहाँ पर 2016 ले लें, ठीक है, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 15 नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2000, 5 साल बोला है, 1 2 3 4, हाँ 2020, ठीक है, सेम ही होगा। और यहाँ पर देखो ये अगर हम लोग इसको बेस डेट लेते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 2000 करके हो जाएगा। ये अगर हम नहीं भी दिखाते तो भी तुम लोग कर पाओगे, सेम ही तो है, इसको और क्या दिखा है, 2000 2000 2000, सेम आंसर ही आएगा। ये देखो ये सेम चीज है, बेकार हम कर रहे बाद में, ये जरूरत नहीं है, ये सेम ही होगा ना। 1118 आंसर देखते हैं, चलो 1118, ठीक है, आंसर सेम होगा। तो इसको हम और नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिया है ना उसके हिसाब से देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख के कर सकते हैं। डेट ऑफ लोन
ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये भी मैंने बता रखा है, तो और इसमें अलग कुछ नहीं बताने। नीचे देखते हैं क्या बोला है, ये हम लोग देखते हैं। ये और नहीं कर रहे क्योंकि सेम चीज है ना, क्या करें, मैंने जो एग्जांपल लिया और ये सेम हो गया बाई चांस, ठीक है, तो ये हटा देते, इसका क्या फायदा और करके। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑन द इंस्टॉलमेंट पेड फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू एनी फिक्स डेट विल बी द सेम एज ऑन 10,000 if lent as on 1st Jan 2018 to fixed date there will be no loss to either party। मतलब समझा रहा है कि 1st Jan 2018 को अगर हम लोग पे करते हैं तो किसी को लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो तो एवरेज ड्यू डेट है, तो लॉस तो नहीं होगा, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। मतलब इनको पेमेंट कब कब करना था, 2015 को, 1st Jan, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, बट इन्होंने 1st Jan 2018 को ही सारा पेमेंट कर देना है अगर एवरेज ड्यू डेट पे चलते हैं तो, लेकिन इनका कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये अर्ली पे कर दे रहे हैं ये दोनों के लिए, तो क्या इनका कोई लॉस होगा, नहीं, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट लॉस गेन को सेट ऑफ कर देता है, तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर इस चीज को प्रूव करके दिखाया है शायद, देखो 2000 2000 2000 2000 करके पे करना है इस डेट पे, ठीक है। तो मनी यूज्ड बाय दास ब्रदर्स, मतलब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने ये 5432 का कंसेप्ट क्या है, 5432 का कंसेप्ट ये है कि जब 1st Jan 2016 का 2000 ड्यू हुआ, 1st Jan 2016 को 2000 ड्यू हुआ, ये पैसा 5 साल के लिए यूज हो रहा है, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 साल के लिए, ठीक है। इस कंसेप्ट मतलब ये जब ड्यू हो रहा है तो ये 5 इयर्स का, ये 4 इयर्स का, ये 3 इयर्स का, ये 2 इयर्स का, ये 1 इयर्स का, मतलब लोन का जो हम लोग पीरियड देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि पहले 5 साल बाकी था, फिर 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2000 इंटू 5 ईयर, 2000 इंटू 4 ईयर, 2000 इंटू 3 ईयर, 2000 इंटू 2 ईयर और 2000 इंटू 1 ईयर, प्रोडक्ट कर दिया गया, प्रोडक्ट करने पे आया 30,000 टोटल करने पे, तो 30,000 पे 5% 1500 इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब सिंपल सा बात है, ये देखो 2000 इंटू 5 ईयर, ठीक है, 2000 इंटू 5 ईयर, और इस पे इंटरेस्ट कितना दिन का लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है, तो 5%, ठीक है, 5%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वही वही चीज हो रहा है कैलकुलेट करके। अगर तुम लोग इसका टोटल करोगे तो तुम लोग को इतना ही मिलेगा, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, फिर से समझाते हैं, देखो कैसे है, ये कैसे हो रहा है, 2000 इंटू 5, ठीक है, 2000 इंटू 5 इंटू 5%, ठीक है, 5%, फिर उसके बाद 2000 इंटू 4 इंटू 5%, फिर उसके बाद 2000 इंटू 3 इंटू 5%, फिर उसके बाद 2000 इंटू 2 इंटू 5%, फिर हो गया 2000 इंटू 1 इंटू 5%, ठीक है। अब ये चीज को देखो, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2000 कॉमन ले सकते हैं और इंटू 5% कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में वही आ गया 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2000 इंटू 5% इंटू ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 4 14 1 15, ठीक है। तो 2000 इंटू कितना हो जाएगा 5% इंटू 15, 2000 इंटू 5% इंटू 15, देखो 1500 आ गया, ठीक है। अब हम ये क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो लिख रखा है ना, ये देखो यहाँ पर जो लिख रखा है 5 इयर्स 10,000, ये कैसे हो रहा है, 2000 इंटू 5 करो, अगर सिर्फ यहाँ पर 5% कॉमन लेना चाहते हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10,000 इंटू 5%, ठीक है। इसके बाद इसको सिमिलरली लिख सकते हैं 8,000 इंटू 5%, ये सब प्रेजेंटेशन का तरीका है, और इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, इस प्रोडक्ट टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा रहा है, तो ये देखो 10,000 8,000, मतलब कुछ भी अलग चीज नहीं है, देखने से लगेगा इतने अलग अलग फॉर्मूले नहीं, अलग अलग तरीका है प्रेजेंटेशन का। ये देखो 4,000 इंटू 5%, ये देखो 2,000 इंटू 5%, है ना। अगर ये सबको टोटल करेंगे तो 5% कॉमन ले लेंगे, बाकी टोटल करो तो 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000, टोटल करने से 30,000 ही आता है, उस पर 5% लगाओगे 1500 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और एक सिंपल तरीका कि अगर हम लोग 10,000 का लोन
हुआ है, ठीक है, और उस पे इंटरेस्ट रेट है 5% और 3 साल बाद हम लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एवरेज ड्यू डेट कब आया है 1 Jan 2018, ठीक है, तो 16, 17, 18, ठीक है, तो हम लोग लोन लेने के बाद 3 साल के अंदर अगर पे कर देते हैं, 18 में पे करने का मतलब है लोन लेने के बाद 3 साल के अंदर पे कर देना, तो इसका मतलब 3 साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वैसे भी देख सकते हो, तो भी हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1500 ही आ जाएगा। कैसे भी करके देखो 1500 आ रहा है, चाहे एवरेज ड्यू डेट से करो, चाहे फॉर्मूले से करो, चाहे नॉर्मल कैलकुलेशन करो, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर 3 साल का बात हो रहा है, 3 साल के बाद ही पेमेंट होगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 साल के बाद क्यों, जैन 15 में लोन लिए थे और जैन 18 में पे कर रहे हैं, 15 to 16 1, 16 to 17 2, 17 to 18 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के अंदर अगर पे करेंगे तो 1500 होगा। ऐसे चेक करो 1500, ऐसे चेक करो देन ऑल्सो 1500। तो यही बोल रहा है, फ्रॉम द above it can be concluded that if the borrower pays 2000 yearly from 1st Jan 2016 to 5 year, and if the lender gives 10,000 on 1st Jan 2018, then both will be charged same interest from the each other, तो सेम इंटरेस्ट होगा, देयर इज नो लॉस टू एनी पार्टीज, किसी को लॉस नहीं होगा, तो इसीलिए एवरेज ड्यू डेट है, इसीलिए किसी को लॉस नहीं होगा, ठीक है, यही चीज बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 10, यहाँ पर ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है कि 20,000 दिया गया है 1 Jan 2015 को, रीपे कैसे करना है। अब देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, 2500 5500 इक्वल पेमेंट नहीं है, जैसे अभी तक क्या हो रहा था 2000 2000 2000, लेकिन अभी क्या है 2500 5500 3000 5000 और 4000। अब यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे फॉलो किया है, एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से, क्यों, क्योंकि अगर हमारा मतलब इंस्टॉलमेंट अलग होगा, अगर इंस्टॉलमेंट अलग होगा तो हम लोग वो वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, जो मेथड यहाँ पर था, ये वाले मेथड से हमारा सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, इसके लिए देखो ये जो डिटेल्स बताया ना वो हमारा हेल्पफुल होगा। अगर हमारा कॉमन ही नहीं आएगा, सोच के देखो, ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, इसका ही डिराइवेशन है, लेकिन ये डिराइव करने के टाइम पे हमारा एक कॉमन आना चाहिए, तब तो ऊपर टोटल होगा। अगर हमारा 2000 करके या फिर कोई भी इक्वल अमाउंट ही अगर नहीं है तो ऊपर कॉमन कैसे आएगा, तो अगर ऊपर कॉमन नहीं आएगा तो ये फेल हो गया, ये फॉर्मूला फेल हो गया यहाँ पर, तब तुम लोग को यही वाले मेथड में रिटर्न आना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट भी आ चुका है, देखो इंस्टीट्यूट ने भी वही वाला मेथड कर दिया जो अभी तक हम लोग सीख रहे थे, एवरेज ड्यू डेट का, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो वाले मेथड से करना, ठीक है। तो हम यहाँ से दिखा देते, एक बार मैंने तो बहुत सारा इसका क्वेश्चन करवाया, यहाँ से दिखा देते, देखो जैन 16 से जैन 16 पहला वाला ड्यू डेट, फिर जैन 17 जैन 18 जैन 19 जैन 20, ठीक है। ड्यू डेट अमाउंट देखो 2500 5500 3000 5000 4000, टोटल ऑफ अमाउंट 20,000। अब यहाँ पर इन्होंने मंथ में कैलकुलेट किया, तुम लोग चाहो तो ईयर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी तुम लोग का आंसर आएगा। डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटिंग all the above installment by a single payment, compute interest at the rate of 10% per annum। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने बोला है, बोलता है, इसीलिए मैंने देखो पहला एग्जांपल ही वैसे लिया था, ठीक है, ताकि तुम लोग समझ पाओ। अब देखो यहाँ पर 20,000 टोटल हो गया, जैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर जो 12 लिया है, बेस डेट 1115 को मान के किया है, तुम लोग चाहो तो 1116 को मान के भी अगर करोगे तो भी हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, अगर इसको हम लोग ड्यू डेट मानते हैं और ईयरली चलते हैं तो 0 पहले, फिर 1 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 4 ईयर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से 2500 इंटू 0 0 हो गया, 5500, यहाँ पर हो जाएगा 6000, ये हो गया 15,000, ठीक है, ये हो गया 16,000। टोटल करें, देखते हैं, होना तो चाहिए, लॉजिक तो है। 5500 टोटल कर रहे हैं प्रोडक्ट का, 6000 प्लस 15,000 प्लस 16,000, ठीक है, ये आ गया 42,500, 42,500, ठीक है। ये हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, अमाउंट तो इतना ही रहेगा, चाहे कोई भी मेथड लगाओ, ईयरली लगाओ या मंथली, तो आ गया 2.125 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 Jan 2000 हम लोग 16 लेंगे, क्योंकि हमारा बेस डेट मैंने 16 माना है, तभी यहां से किया है, प्लस 2.125, मतलब लगभग कितना ईयर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 3 ईयर होने से
फर्स्ट ऑफ जैन से लेके फर्स्ट ऑफ ये हो जाएगा 16 17 18 हो जाएगा, 2018 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ जैन 2018। लेकिन इन्होंने मंथ में किया है, इसलिए इनका मंथली आंसर आ रहा है, मतलब मार्च जा रहा है। मैंने यहाँ राउंड ऑफ कर लिया, हम लोग भी मंथली करके देखे होता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का आया है 2.125 ईयर्स, ठीक है, राउंड में ईयर नहीं आया, 2.125 ईयर्स आया है। इनटू अगर हम लोग इसको 12 कर लेते हैं तो हमें मंथ मिल जाएगा 25.1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स, 2.12 मतलब ये कितना हो जाएगा, 2.125 इंटू 12 है ना, तो ये हो गया 25.5 मंथ्स हो जा रहा है, 25.5 मंथ्स हो जा रहा है। तो 25 मंथ्स मतलब कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैन 18 से लेके 18 से लेके 1118 से लेके अगर हम लोग 1119 तक जाते हैं तो 12 मंथ्स, फिर 16 हो जाएगा, ये 18 क्यों लिखा है मैंने, 16 होना चाहिए, 16 से 17 12 मंथ्स, फिर 17 से 18 फिर से 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, और यहाँ पर 5 मंथ्स एंड हाफ, तो ये जैन हो गया। तो 5 मंथ्स मतलब ज्यादा हो जाएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल, 5 मंथ्स मतलब तो ज्यादा हो जाएगा, जैन के बाद फेब मार्च अप्रैल मई जून हो जाएगा, लेकिन इनका आंसर मार्च में दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगर हमें ईयर में देगा ना, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अगर हम लोग ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो नो इशू, हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 2.125 ईयर्स है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 ईयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मंथली। देखो बेटर ये होगा कि अगर ईयर में ऐसे पॉइंट आ जाता है तो इसको राउंड ऑफ करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्ट इसको क्यों यहाँ पर मंथली किया है इंस्टीट्यूट ने, देखो 2.125 को हम लोग डायरेक्टली 3 ईयर नहीं लिख सकते, ये काफी एक गैप हो जाता है। 2 साल कुछ मंथ को हम लोग 3 ईयर नहीं लिख सकते हैं, हम लोग 40 डेज को 41 डेज लिख सकते हैं, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको 3 ईयर लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर ईयर के क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट आता है तो तुम लोग मंथ में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, ईयर के क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट आने से मंथ में शिफ्ट होना चाहिए, तो मंथ में शिफ्ट होने से ऐसे आ जाएगा। देखो इन्होंने जैसे किया है, तो मंथ में शिफ्ट होने से जैन टू 15 टू 2016 12 मंथ्स, फिर उसके बाद 24 36 ऐसे करके 12 करके बढ़ रहा है, ठीक है, फिर इंटू करके ये आ जाएगा 37.5 मंथ्स, इसको ले लिया है अप्रोक्सीमेटली 38 मंथ्स। अब 38 मंथ्स का कैलकुलेशन किया है, तो जैन 15 से जैन 16 12 मंथ्स, 16 से 17 12 मंथ्स, ठीक है, 17 से 18 36 मंथ्स हो गया, मतलब फर्स्ट ऑफ जैन 2018 तक हो गया 36 मंथ्स, और उसके बाद और भी 36, तो 38 से 36 हटा दो तो 2 मंथ्स हो जाएगा, जैन फेब मार्च यानी फर्स्ट ऑफ मार्च हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ मार्च हम लोग का एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, 20,000 है टोटल लोन अमाउंट, रेट दिया हुआ था ऊपर 10%, ठीक है, और यहाँ पर 3.17, ठीक है, 3.17 मतलब इसको ना ईयर में ट्रांसफर कर लिया है 38 मंथ्स को, ठीक है, 38 मंथ्स को ऐसे कर लिया 38 डिवाइडेड बाई 12, 3.17, ठीक है, 3.17 मंथ्स में ट्रांसफर कर लिया है, तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ईयर में पॉइंट आ जाए तो तुम लोग उसको मंथ में ट्रांसफर करके कर सकते हो, ठीक है, ईयर को डायरेक्ट हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मंथ को कर सकते, क्योंकि मंथ में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे डेज मतलब एक दिन का ही वेरिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर पूरे इतने टाइम पीरियड का वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉइंट में आता है तो फिर मंथ में ट्रांसफर करेंगे। इन्होंने देखो यहाँ पर मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है, 37.5 को 38 मंथ्स कर दिया है, ठीक है, मतलब लगभग 15 दिन आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। कुछ कुछ चीज क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट के तरफ फॉलो करना नेसेसरी होता है, क्योंकि नहीं तो इंस्टीट्यूट का ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने जैसा सॉल्व किया है वैसे नहीं करेंगे तो मार्क्स जो है थोड़ा सा वो लोग डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हर एक इंस्टीट्यूट का ही होता है, सीए बोल के नहीं, मतलब अपना अपना एक रूल्स होता है कि नहीं ऐसे ही करना है। तो ये देखो इसका मतलब ईयर में भी तो राउंड ऑफ फिर कर सकते हैं ना, लेकिन ये लोग का बोलने का मतलब है कि अगर ईयर का राउंड ऑफ करेंगे तो वो काफी ज्यादा होगा, तो मंथ का अगर मंथ में ट्रांसफर करो, अगर राउंड ऑफ
ऑफ आ रहा है और फिर उसको क्या करना है, मंथ के हिसाब से ही आंसर तुम लोग को देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो राउंड ऑफ नहीं आ रहा था, डायरेक्ट आ रहा था, जो मेरा एग्जाम्पल था और इंस्टीट्यूट ने जो लिया था तो इन्होंने ईयर पे कर दिया, लेकिन ईयर पे अगर पॉइंट आएगा तो तुम लोग इसको मंथ में ट्रांसफर करके कर सकते हो। और मंथ में राउंड ऑफ देखो ऐसे किया है, ठीक है, मंथ में राउंड ऑफ ऐसे किया है। हम और एक दो क्वेश्चन देख लेंगे कि ईयर के हिसाब से कैसे किया हुआ। यहाँ तो एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, ठीक है, तो इसको तुम लोग देख सकते हो कि कैसे हुआ है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाकी रहा, इसको हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। ये लोन वाला अच्छे से देखो, हम एक दो और क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमारा राउंड ऑफ नहीं होता है, राउंड अप नहीं होता है, जैसे ये यहाँ पर मंथ क्या है, तो क्या हर बार ईयर में हमें ऐसे ही करना चाहिए। एक बार हम ये देख लेंगे, और भी दो चार क्वेश्चन, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ भी एक है। और अगर प्रैक्टिकल में भी तुम लोग यहाँ पर देखोगे जो क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर तो ईयर का कोई क्वेश्चन था ही नहीं मुझे जितना याद आ रहा है, फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और मैंने 12 भी करवा दिया है, यहाँ पर शायद एक ही क्वेश्चन बाकी रहा, एक ही क्वेश्चन बाकी रहा 11 वाला, ठीक है। 11 वाला क्वेश्चन जो है ये बाकी है, 11 वाला और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू के साथ। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ऐसा इंस्टॉलमेंट का और भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर एक दो मुझे कुछ मिल जाता है पिछले साल का या ऐसा फिर कुछ मिल जाता है तो एक बार डिस्कस कर देंगे कि कैसे कैसे आंसर्स फॉलो किए, तो तुम लोग को भी एग्जाम में उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। आज मेन कंसेप्ट जो सीखना था तुम लोगों को, मुझे जो बताना था कि एक्चुअली ये फॉर्मूला तो दिया है इंस्टीट्यूट ने, बट ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एवरेज ड्यू, ये फॉर्मूला जो है ये कुछ नया चीज है ही नहीं, ये इसी से डिराइव किया गया, इसीलिए इसका फेलियरिटी एक जगह पे देखने को मिला। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग याद रखो जो सीखे हो, और नेक्स्ट दिन हम लोग इस पे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।